चलो फिर टॉपिक डाल लीजिएगा, लिंक। क्या होता है लिंक, इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक कोई भी वेबसाइट में गए, amazon.in में ही चलते हैं। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, आपको एक नया पेज मिल रहा है। सेम टैब पे ये क्या कर रहा है, रीलोड कर। तो इसके क्लिक पे होने पे हो रहा है ये, सिंपल सी बात है। और कभी कभार आपको यहाँ पे बटन मिलता है और उस पर क्लिक करने में एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फेसबुक हो गया, और बहुत सारे होता तो है ना, रीडायरेक्ट करने लग जाता है बहुत बार। तो अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हो, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जा रहे हो, तो यहाँ पे यूज किया जाता है लिंक टैग का। हम इसको इस चीज की मदद से अचीव कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा एंकर टैग, ए टैग। अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे नेविगेट करना है, तो वहां पे यूज किया जाता है एंकर टैग। इसका यूज करोगे। अगर आप HTML की मदद से काम कर रहे हो, तो आप इसको यूज करोगे। आप एक पेज से दूसरे पेज में, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में, आप इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग की मदद से भी जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है, पॉसिबल है, PHP में पॉसिबल है, पाइथन में पॉसिबल है, इवन तो जावा में पॉसिबल है। अगर आप सर्वलेट वर्लेट यूज कर रहे हो तो, है ना भाई, JSP यूज कर रहे हो तो काम कर लो, वर्क कर जाता। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था, जो भी आप कोड लिख रहे हो सारा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डॉम। एक डॉम ट्री बनता है। जो एंकर टैग की डेफिनेशन होगी वो उसके अंदर लिखी होगी ना। क्लिक करते हो तो वो आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, फिर वो रिडायरेक्ट करेगा, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो चल ही रहा जावास्क्रिप्ट है। तो कहने का मतलब है कि सारा काम कहां से हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से ही हो रहा है। बस प्लेस करने में मदद करता है, सिंपल है। अब मैंने यहां पे लिखा लेट्स से गूगल, सेव किया, इसको ओपन कर दे। इस तरीके से आपको दिख रहा है। से बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे, तो आपको एक कलर मिल रहा है जो कि ब्लूइश कलर है। दूसरा, यहाँ पे अंडरलाइन मिल रहा है। ये दो चीजें मिल रही हैं आपको। चलो इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं इसे। ये आ रहा आपके पास, ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं लगाया। लगाने वाला कौन है, ब्राउजर। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, इसको, बस इसको हटा देता हूं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हो गया। तो जो आपको स्टाइलिंग मिल रही है वो इसके बिहाफ पे मिल पा रही है, HREF। जस्ट लाइक कल हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्टाइल एट वो आपका लिंक, एक्सटर्नल CSS यूज किया था, उसमें भी HREF था। यहां पर भी HREF। HREF का काम होता है, जिसको फुल फॉर्म हाइपरलिंक रेफरेंस। अगर आप एंकर लिंक यूज कर रहे हो, तो जो भी आप यहां पे लिखोगे वो भी पाथ होगा, और जो हमने वहां पे लिखा था वो भी पाथ था। वहां पे आपका फाइल का पाथ था, यहां आप लिखोगे URL। यहां पे क्या लिखोगे, URL। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको क्लिक करूं, मतलब यहाँ पे गूगल को क्लिक करूं, तो मुझे कौन सा पेज ओपन करना है, या कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, सेम टैब पे, वो आपका HREF के अंदर वैल्यू देके होगा। मैंने यहां पे लिखा google.com, इसको मैंने कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट कर लिया। अब आप आउटपुट देखेंगे, रिलोड करते हैं, इसको रिलोड करते हैं। अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, पहले सबसे बॉटम में देखूंगा, छोटे में जो 20 डिग्री से है ना, उसके ऊपर हल्का सा लिंक आ जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको दिखे ना। ठीक है, हो सकता है आपको दिखे। तो बॉटम में देखोगे जहां पे 22 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर देखो, किसी भी एंकर
टैग में या लिंक में आप अगर होवर करते जाते हो तो बॉटम में आपको वो यूआरएल मिलेगा जब इसको क्लिक करने में ओपन हो। मैंने जब क्लिक किया, गूगल ओपन हो गया। तो अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना हो या आपको एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में नेविगेट करना हो तो आप यहां पे यूज कर सकते हो एंकर टैग को। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज की। वो क्या है? देखिए, ये जो आपका यूआरएल है ना, इसमें आपने HTTPS प्लस आपका www.google.com, साथ में और भी आगे आएगा, प्रॉपर पाथ, प्रॉपर यूआरएल बनता है। तो ये प्रॉपर यूआरएल बनेगा। अगर आप पूरा प्रॉपर यूआरएल ले रहे हो तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पाथ। जब आप पूरा प्रॉपर यूआरएल दे रहे हो, तो यहां पे आप जो प्रॉपर यूआरएल दे रहे हो ना, इसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। एक होता है रिलेटिव पाथ। उससे पहले उससे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं इसी को ओपन करना चाहूंगा, कलर वाले को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक और एंकर टैग, और यहां लिखा मैंने कलर। पहले मैं इस फाइल को ओपन करता हूं। ओपन किया, ये आपके पास था, इसको कॉपी किया और मैं यहां जाके पेस्ट करता हूं। पूरा मैंने पाथ पेस्ट कर लिया। अभी ये एब्सोल्यूट पाथ है क्योंकि पूरा प्रॉपर यूआरएल जा रहा है। आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे इस पे चलते हैं। इसको बैक किया, रिलोड किया। एक चीज, अगर आप एंकर टैग यूज कर रहे हो तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना भाई, वो उतना ही करेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है? अगर आप हेडिंग को देखोगे तो वो क्या करता था, लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता था। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये उतना ही कंटेंट स्पेस के ऑक्यूपाई करेगा जितना उसके अंदर है, कंटेंट है। यूआई में रिप्रेजेंट होने वाले दो तरीके के टैग एलिमेंट होते हैं, टैग एलिमेंट। एक जो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, एक जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। उसको क्या बोलते हो आगे देखें। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे अभी आपका ये पूरा उतना ही कंटेंट, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करे जितना कंटेंट है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, हो गया ओपन। लेकिन मैं तो भाई सेम साइट पे हूं ना, मैं तो अभी सेम साइट पे हूं, इसी पे तो हूं। बस चेंज क्या है आपका ये, बाकी तो सेम ही है सारा। तो जब आप इस तरीके से काम करते हो जहां पे आपका बाकी पूरा सेम है, बस कुछ ही चेंज है। क्योंकि इससे क्या, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, इससे नुकसान क्या है उसको समझते हैं। कि भाई मान लो कि कल को आपके यहां पे इसको 2 हो गया, तो जितने ज्यादा एंकर टैग में आपने लिखा होगा ना प्रॉपर यूआरएल, तो आपको हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। और हो सेम साइट में ही, सेम प्रोजेक्ट में ही, तो उस केस में हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राउजर इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। कल हमने ऐसा लिखा था कुछ। जब आप सेम फोल्डर में हो, जब आप सेम फोल्डर में हो तो आप डायरेक्टली उसका फाइल का नाम दे दो और डॉट एक्सटेंशन के साथ पूरा प्रॉपर। तो आप यहां पे जाओ और इसको रिलोड करो, इसको देख क्लिक करो, सेम आपका ओपन हो गया। ठीक है? इसको कहते हैं हम रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें, ऑटोमेटिकली आपको वो यूआरएल सेट हो गया जो आपको चाहिए था, ऑटोमेटिकली आ गया ना। मैंने यहाँ पे कोई आगे HTTP, कोई आपका IP 5500 HTML तो लगाया नहीं, इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। जनरली हम इसका सेम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना पसंद करते हैं। जब आप एक एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाते हो तब तो आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर सेम वेबसाइट में हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। अब अगर बात करें तो ये जो रिलेटिव पाथ है, ये वाला जो पाथ आपने दिया है, ये वर्क करेगा आपका HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट। अगर आपका फ्रंट एंड में रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, तो ये वर्क नहीं करेगा।
अगर आपका नोड जेएस है बैकएंड में तो ये वर्क नहीं करेगा, दिक्कत आएगी, नहीं जानता ये इसको। तो अगर आप करंट फोल्डर में हो, अगर आप करंट फोल्डर में हो, जैसे अभी मैं करंट फोल्डर में हूं, एचटीएमएल के अकॉर्डिंग ये दोगे परफेक्ट है, आप इसकी जगह पे ये भी दे सकते हो, डॉट स्लैश। यहां पे जो डॉट स्लैश है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, करंट फोल्डर को, करंट डायरेक्टरी। इसको मैंने सेव किया, दोबारा से बैक गए, रिलोड किया, क्लिक किया, सेम आउटपुट, सेम फाइल ओपन हो गई। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये करंट डायरेक्टरी की बात करता है, करंट फोल्डर की बात करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, एचटीएमएल में ऐसा चल जाएगा करंट डायरेक्टरी के लिए, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इस तरीके से लिख, हैबिट बनेगी, फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स इट। जैसी हमारी हैबिट बन जाती है वैसे हम कोड करना चालू कर देते हैं, चाहे आप कैसे भी हो। जब तक डांट फटकार नहीं लगेगी तब तक हम काम ही नहीं करते उसको, छोड़ते ही नहीं। होता है ना? तो ये आपके पास है, आपको डॉट स्लैश लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे लिखो हमेशा, मेरे हिसाब से कंपलसरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर आइडिया रहेगा। कल को अगर आप कोई दिक्कत आ रही, डिबग करोगे, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा हाँ भाई दिक्कत क्या है। ठीक है भाई? चलो जी, ये है आपका करंट डायरेक्टरी के अंदर। अब मान लो ये जो एचटीएमएल है इसके बाहर मैंने एक फोल्डर बनाया टेस्ट नाम से, इसके अंदर आपके पास क्या है, आपके पास लेट्स से टेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल है। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है, मैंने H1 लिखा, टेस्ट, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। तो यहां परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? अब मुझे यहां पर जस्ट लाइक अभी किया था मैंने, एक टेस्ट नाम से बनाना है और उस फाइल को ओपन करना रिलेटिवली। एब्सोल्यूट तो कर ही सकता हूं, यूआरएल कॉपी किया, पेस्ट किया, चिपका दिया, दैट्स इट। लेकिन अभी आप सेम प्रोजेक्ट के अंदर हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और बनाऊंगा एंकर टैग, और यहाँ पे लिखा मैंने टेस्ट, इसमें टेस्ट को ओपन करना है। अब सिचुएशन समझिए, अभी आप कहो एचटीएमएल के अंदर हो और एचटीएमएल फोल्डर है, एक टेस्ट फोल्डर है, ये दोनों सेम लेवल पे, तो मुझे पहले यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिखोगे डॉट डॉट स्लैश वन अप लेवल डायरेक्टरी। ठीक है? अभी अंदर हो, आपको एचटीएमएल तक पहुंचना है, तो डॉट डॉट स्लैश, इसके ऊपर वाला फोल्डर पे जाना है तो डॉट डॉट स्लैश, इसके ऊपर वाले फोल्डर पे जाना है डॉट डॉट स्लैश। जितना करोगे उतना ऊपर चले जाओ, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर करते हैं ना हम, है ना? तो जब अंदर हो उससे ऊपर जाना है तो डॉट डॉट स्लैश, उससे ऊपर जाना है डॉट डॉट स्लैश। अब मेरे को पता है मेरा यहां तक मिल गया है मेरे को टेस्ट, अब मुझे इसके अंदर जाना है तो स्लैश, उसके बाद जो भी आपका फोल्डर होगा तो फोल्डर का नाम स्लैश, फिर उसके फाइल। ठीक है? अंदर जाने के लिए स्लैश, ऊपर जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश। अब सेव किया, अब आउटपुट देखते हैं जरा। इसको मैंने क्लोज किया, इसको रिलोड किया, हिट एंटर। कोई एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं करा, ऑटोमेटिकली ऊपर आपका क्या है, सेम यूआरएल जो चाहिए था। तो ये आपके पास है, आप बोल सकते हो अप लेवल डायरेक्टरी के लिए। क्लियर? तो दो तरीके से आप यहां रिलेटिव पाथ को दे सकते हैं, इन दोनों को भर भर के यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा आप यूज करोगे इसको कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, हमेशा। तो ये आपके पास क्या हो गया कि आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो आप एंकर टैग को, और साथ में आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट। डन? आगे बढ़े भाई। अब कभी कभार आप देखते होंगे कि मैं यहाँ पे हाइड किया, अब कभी कभार सिचुएशन ऐसे आती है कि मान लो मैंने इसको क्लिक किया, मेरा इस टैब पे ओपन ना हो, एक नया टैब पे ओपन, ये टैब आप पे कोई दिक्कत नहीं है, एक नया टैब ओपन,
उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टारगेट ब्लैंक। तो एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है इसी के अंदर, उसकी बात करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे गूगल है, इसी को ओपन करना है, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूं गूगल पे क्लिक को, लास्ट वाले गूगल पे क्लिक को, तो नया टैब ओपन। तो उसके लिए मेरे को यहां यूज करना पड़ेगा टारगेट और अंडरस्कोर ब्लैंक। बाकी जो तीन वैल्यूज हैं, सेल्फ, टॉप, पेरेंट, ये सारे सेम पेज के लिए, सेम टैब के लिए वर्क करते हैं। एक ही वैल्यू है जो एक नया टैब ओपन करने में मदद करता है, वो है टारगेट आपका ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। बाकी सेम पेज के लिए सेम टैब। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ओपन हो रखा है, ठीक है। तो अगर आपको एक नए पेज में आपको क्या ओपन करना है आपको, तो आप यहां पे यूज कीजिएगा टारगेट ब्लैंक। ठीक है, तो ये आपका हो गया टारगेट ब्लैंक। अब हम आगे बात करते हैं, वो क्या है भाई, उसके बारे में समझते हैं। वो ये है इमेज। तो टॉपिक डाल लीजिएगा इमेज, एक नया टॉपिक इमेज। क्या होता है इमेज, उसको समझते हैं। अभी तक आपने जो भी किया वो डेटा को रिप्रेजेंट किया। अभी तक आपने यहाँ पे इमेज को रिप्रेजेंट किया ही नहीं। तो अगर आपको इमेज को रिप्रेजेंट करना है तो आप यहां पे यूज करोगे IMG का, इमेज टैग का। इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो दो होती है, और भी होती हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो दो है। एक है आपका आपका सोर्स, और दूसरा है आपका ऑल्टर। तो पहले मुझे इमेज चाहिए। पहली चीज बता दो भाई, अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो मैं एक रेकमेंड ये करूंगा, जिस भी फोल्डर में आप हो उस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लीजिए और वहां से इमेज को यूज कीजिएगा। डायरेक्टली डी ड्राइव, लोकल से मत लीजिएगा। जिस फोल्डर पे आप हो उसी फोल्डर पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाइएगा और वहां से यूज कीजिएगा, अगर आप रिलेटिवली यूज करना चाहते हो तो। एब्सोल्यूट में तो पूरा यूआरएल आता है। अब मैं यहां पे गया, अब मुझे इस इमेज को यूज करना है, लेट्स से मुझे इसको इमेज को यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आप इसको देखो तो यहां पे इमेज नाम से आपने यहां लिखा है, तो पहले मुझे यहां जाना पड़ेगा, यहां से इसके पास जाना पड़ेगा, इसके अंदर इसको जाना पड़ेगा। तो याद है ना रिलेटिवली। तो यहां लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश, फिर इमेजेस, फिर इमेज। इसके लिए यूज करते हैं हम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन हमेशा कीजिएगा, उससे आपका कोड सेग्रीगेटेड रहेगा। कल को अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, नहीं तो दिक्कत आपको होगी अगर सब कुछ एक ही जगह फेंक दोगे, डाल दोगे तो। इसको ओपन करते हैं, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ग्लोबली एक एब्सोल्यूट पाथ वाला भी इमेज ले लेते हैं। तो मैं लिखा इमेज, किसी को भी ओपन कर लिया, और ये आपकी इमेज है, ये आपकी इमेज है। ठीक है, ये प्रॉपर यूआरएल है। इसको कॉपी कीजिए और यहां जाइए, और यहां जाके मैंने लिखा IMG, एक और IMG, और पेस्ट कर दिया। इसमें अगर आप देखोगे, अपलोड विकिपीडिया ऑर्ग, विकिपीडिया कॉमन, B6 इमेज, ये पूरा आ रहा है। ये पूरा प्रॉपर पाथ है, PNG, JPG जो भी पाथ है वो सब कुछ एक्सटेंशन। इसको मैंने हाइड किया, इसको क्लोज, इसको क्लोज, इसको क्लोज। अब यहां देखो, ये इमेज बहुत बड़ी है, इमेज बहुत बड़ी है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखो ऐसे। ये बहुत छोटी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज। ठीक है, क्लियर। इमेज बहुत बड़ी है, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है।
कोई दूसरी और इमेज देखें जो छोटी इमेज हो। इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ये भी इमेज बहुत बड़ी है वैसे। अगर स्पेस है तो ये एक साथ आ जाते हैं, एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ एंकर टैग। अगर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में तो मूव करेंगे मरेंगे। जैसे 100 है, आप देखोगे तो इतनी बड़ी इमेज है। ऐसा नहीं कि इसे क्रॉप करके हम कम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास इमेज इस तरीके से होगी। तो जब आप फ्यूचर में काम करोगे तो आपको इमेज का यूआरएल देना पड़ेगा। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट देना तो ऐसे दीजिए, रिलेटिव देना तो ऐसे ही दीजिए। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है, कॉपी किया और इसको जाके पेस्ट कर दो। इसी को कर लेते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये इमेज दिख रही है। मैंने यहाँ पे लिखा, यहां देखता हूं मैं इमेज 5 नहीं है, तो मैंने इमेज 5 लिख दिया। क्या ये एग्जिस्ट करती है? नहीं, इस केस में दिख नहीं रहा। अब इस केस में जो ये यूआरएल बन जाएगा ना, ये ब्रोकन यूआरएल बन जाएगा। इसको ब्रोकन यूआरएल कहते हैं। ठीक है ना? अगर जिस रिसोर्स की आप डिमांड कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, तो उस यूआरएल को हम ब्रोकन यूआरएल कहते हैं। क्योंकि उसे बोला यार यूआरएल ब्रोक कर गया। ठीक है, ये बोला जाता है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है भाई। बीइंग एज अ डेवलपर आपको टर्मिनोलॉजी की याद नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ आप, तो वहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे। वो नोटिस क्या करोगे आप, कि अगर आपकी इमेज डाउनलोड नहीं हुई तो एक छोटा सा आइकन आता है इमेज का, और साथ में आता है आपके पास नेम। उस इमेज को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बेसिकली मान लो आप प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इमेज को दिखा रहे हो, तो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा वहां पे। रिप्रेजेंट करता है कुछ ना कुछ, कि ये इमेज किससे बिलोंग करती थी, क्या था इमेज के अंदर जो रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम लिखते हैं ऑल्ट के अंदर। अब आउटपुट देखिए, पहले नहीं आ रहा था। अगर आप ऑल्ट के अंदर वैल्यू डालोगे और अगर आपको जो आप यहाँ पे पाथ या यूआरएल दे रहे हो वो एग्जिस्ट करता है, तो इमेज लोड हो जाएगा। बट अगर वो पाथ या यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑल्ट चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको इसको लिख लेता हूं, इमेज आ गई, ऑल्ट नहीं चला। लेकिन अगर आपका यूआरएल ब्लॉक कर गया तो आपका ऑल्ट चल जाए। जैसे ऑल्टरनेटिव बोला जाओ। अगर आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हो, क्योंकि दो तरह की वेबसाइट बनती है, एक एसईओ फ्रेंडली और एक ऐप बनता है। ठीक है, वेब ऐप जिसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपने डेवलप करके अपनी वेबसाइट किसी को भी दे दिया, आप डेवलपर हो, आपने डेवलप करके क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट उसके ऊपर काम करेगा, एसईओ करवाएगा। और जो एसईओ मैनेजर होगा सबसे पहले चेक करेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं। अगर वो एसईओ फ्रेंडली है तो फिर बोलेगा कि हाँ ठीक है। नहीं है तो वो बताएगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जब कभी भी आप इमेज को दें तो इमेज को ऑल्ट भी दें। ठीक है, इन केस अगर वो ब्रो कर जाता है तो इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बता दें। मेरे को ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी बहुत नॉलेज है जो मुझे बोला गया है। क्योंकि होता क्या है, मैं डेवलपर हूं, मैंने क्या किया, कोड करके दे दिया। फिर वो एसईओ वाले के पास जाएगा, एसईओ वाला काम करेगा। अब एसईओ वाले चेंजेस बताएगा। मेरे को जितना पैसा मिलना था मैंने ले लिया। अब वो दोबारा क्लाइंट आएगा और वो बोलेगा भाई ये चीज कर दे। अब मैं उसे ये थोड़ा बोलूंगा भाई पैसे दे, और वो इस टाइम तो दे देगा लेकिन कभी दोबारा नहीं आएगा मेरे पास। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस हल्के से चेंज करने के लिए मुझे पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े। सिंपल है।
ये हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी कभी काम करो तो अपने क्लाइंट से बात करो, उससे पूछो कि आपके पास अगर एसईओ करवाना चाहते हो तो एसईओ के लिए कोई मैनेजर आपके पास है कोई, तो वो आपको बताएगा कि किस बिहाफ पे आपको वेबसाइट बनानी। मैटर अलॉट। एक टाइम मेहनत करो, मल्टीपल टाइम मेहनत मत करो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे क्लाइंट का, एक टाइम पे मेहनत करोगे तो वो आपके मेहनत का पैसा मिल रहा है, लेकिन दोबारा आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर ही काम कर रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी। तो जनरली दिक्कत आएगी। इसीलिए इन बातों को ध्यान दीजिए। तो इमेज जब भी बनाए, इमेज के साथ ऑल्ट भी लगे। ठीक है। ऑल्ट तब चलेगा जब इमेज का जो यूआरएल ब्रोक करेगा। अगर इमेज का यूआरएल परफेक्ट है, सही है, तो इमेज लोड हो जाएगा। गूगल, अगर आप गूगल में इंडेक्सिंग करते हो तो गूगल ये चीज बताता है। इवन तो अगर आप रिएक्ट पे काम करोगे, एंगुलर पे काम करोगे, व्यू पे काम करोगे, तो आपको वो सजेशन देगा कि भाई आपने इमेज तो यूज किया लेकिन ऑल्ट यूज नहीं करा है, तो ऑल्ट भी यूज कीजिए। क्लियर। तो ये था आपका इमेज। इसमें दो और एट्रीब्यूट होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं, वैसे ना के बराबर ही है। इन इन दो को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक आपके पास है आपका एक हाइट। आप यहाँ पे हाइट भी डिटरमाइन कर सकते हो इमेज की, इसी की मदद से। मैंने लिखा 200, तो ये बन जाएगा 200 पिक्सल। इमेज का ब्रोकन यूआरएल से हटा देता हूं। ये आपका 100% है। मैंने लिखा यहाँ पे 400%। 400, सॉरी, परसेंट नहीं, बढ़ गया। तो ये बन गया 400 पिक्सल। ठीक है। जब आप यहाँ पे वैल्यू देते हो, डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिख रहे, तो वो पिक्सल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। एग्जैक्टली इस तरीके से आपको विड्थ मिलता है। मैंने लिखा 500, तो 500 पिक्सल स्ट्रेच हो गया। मैं और स्ट्रेच करना चाहूं तो मैंने इसको लिख दिया 800। स्ट्रेच कर गया। दो तरीके की इमेजेस होती हैं। एक जो होती हैं आपके पास फोटोशॉप से बनाते हैं आप, और एक होती है वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस कभी फटती नहीं है, ब्लर नहीं होती, डिस्टॉर्टेड नहीं होती। लेकिन नॉर्मल इमेज डिस्टॉर्टेड होने लग जाती है, जैसे अभी हो रहा है। ये क्लियर। थोड़ा बहुत डिजाइनिंग की अगर आप डेवलपमेंट में आ रहे हो, नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आपको होंगी। डिजाइनर का भी बना के चला जाएगा तो ये होता है, आम बात है। डिजाइनर ने बोला कि भाई मैंने काम कर दिया, तुमने बोला ठीक है, पैसे ले लियो, क्या हो। तो डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुम्हें कोई उल्लू ना बना पाए, सॉर्ट ऑफ। इसलिए डिजाइनिंग की हल्की फुल्की नॉलेज ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लेनी है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लाइक आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप पाइथन पढ़ रहे हो, आप डॉट नेट पढ़ रहे हो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, उस टेक्नोलॉजी में मास्टरी करिए। मीन्स कोड कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उससे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, साथ साथ में छोटे थोड़ा बहुत दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में भी सीखिए। बिकॉज आपको नहीं पता कब आपको उस लैंग्वेज के रिलेटेड टास्क दे दिया जाए। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में होता क्या है, आपको पता नहीं आपको किस चीज में फेंका जाएगा, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, आप नहीं जानते। सिंपल कह रहा हूं, करो लो ठीक है, नहीं तो घर जाओ। सिंपल मोटो। बट अगर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जा रहे हो, उनका पहले से कोई प्लेटफॉर्म बना होता है, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आती। बट प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको अपना एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। बिकॉज उसमें कोडिंग स्किल्स मांगते तगड़ी वाली, जैसे कहते हैं फाड़, वो वाली नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छी खासी। आपका डीएस अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जरूरत पड़ेगी, हो सकता है ना पड़े, बट नॉलेज चाहिए। नॉलेज होगी तो आपको कोडिंग लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोडिंग लिखने में दिक्कत नहीं आएगी तो आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, नहीं तो आप हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। और अकॉर्डिंग टू मार्केट, अब वो टाइम गया कि आपको किसी के ऊपर नहीं रहना, आपको अपने आप से सारा प्रोजेक्ट हैंडल करना। और अगर आप ये काम कर सकते हो तो आपकी जरूरत पड़ेगी हमेशा, नहीं तो भाई
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर छोटा मोटा ज्ञान और भी चीजों का ले लो जो आपके इसमें है। आप डॉट नेट पढ़ने आए हो, आप एंगुलर पढ़ रहे हो, एंगुलर में आप यहाँ पे पढ़ने आए हो डेवलपमेंट, लेकिन एंगुलर में डिजाइनिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो आप उसे ही पढ़ो। रिएक्ट में भी डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, आप उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ो, ताकि आप कल को अगर आपको कोई टास्क मिले तो डिजाइनिंग का हल्का फुल्का काम आप खुद से कर लो, वरना बार बार उसके पास जाना पड़ेगा, वो इरिटेट हो जाए, क्योंकि आपका काम नहीं उसके और भी काम, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास इमेज। क्लियर है? और ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा जो हमें चाहिए वो बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आपका फैव आइकन। क्या होता है फैव आइकन, उसको समझते हैं। जब कभी भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, इसको मैंने ओपन किया, तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पे आपके पास एक आता है टाइटल, जो आप टाइटल के अंदर लिखते हो, उसके बगल में आता है यूनिवर्स वाला आइकन। वो बाय डिफॉल्ट होता है। वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको उसमें अपना लोगो लोगो ऐड करना है, तो आप उसको, वैसे बेसिकली उसको फैब आइकन बोला जाता है, और ऐड करना है तो आप फैब आइकन की मदद से, जो आपको कोड मिलेगा उसकी मदद से कर सकते हो। तो आपको जो यूनिवर्स वाला आइकन मिल रहा है वो फैब आइकन ही है। अब हम बात करते हैं कैसे इसको ऐड करेंगे। पहली चीज जो बता रहा हूं वो ये चीज बता रहा हूं, जो मैं अभी आपको बताऊं उसको आप हमेशा हेडर के अंदर यूज कीजिएगा, बॉडी के अंदर यूज मत करना, वर्क ही नहीं करेगा। करके दिखाऊंगा भी मैं। तो ये आपका पहला ऐसा मैंने टैग बता रहा हूं, बोल रहा हूं, जिसको आपको हेड के अंदर ही लिखना। इससे पहले मैंने जितना ही बताया है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी लिखो, ब्राउजर इतना स्मार्ट है वो एग्जीक्यूट कर देगा। बट जो आपका अभी जो बताऊंगा उसको आपको हेड के अंदर ही लिखना। तो मैं यहां पे गया और लिखा मैंने लिंक, याद आया? एक बार लिंक किस लिए यूज किया था हमने? सीएसएस को यूज करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। एक आपका फैब आइकन, यहाँ पे जो रिलेटिव है उसकी वैल्यू अलग, वहां पे स्टाइल शीट दी, यहाँ पे आपका शॉर्टकट आइकन, इससे मैटर नहीं करता। ये लिखो मत लिखो डजेंट मैटर, बस ये बोलता है जो इमेज होगी वो बहुत छोटी होगी, आइकन टाइप की होगी, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? पाथ देना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, कोई भी इमेज का पाथ दे देता हूं। सेव किया, यहाँ गए, और यहाँ पे आपको अब आइकन आइकन मिलने लग गया, वो इमेज मिलने लग गया। जहां पे आपको यूनिवर्स मिल रहा था वहां पे आपको इमेज ऐड होगी। क्लियर है? आप चाहो तो कोई भी इमेज जो आपका लोगो होता है आप उसको वहां पे ऐड करवा सकते हो। लेकिन एक चीज बता दो भाई, मान लो आपके पास इमेज जो है वो 4 MB की है। कितने की है? 4 MB की है। आप भाई इसमें वो रिप्रेजेंट करवा रहे हो, क्या फायदा है उसका? सिंपल सी बात है, क्या फायदा है उसका? तो हम चाहेंगे यहाँ पे छोटी से छोटी साइज की इमेज ऐड हो, क्योंकि अगर आप कोई भी यूआरएल हिट करते हो तो पहले क्या होता है, पूरा एसेट, चाहे HTML फाइल, चाहे CSS फाइल, चाहे JS फाइल, चाहे इमेज फाइल, चाहे वीडियो फाइल, कोई भी फाइल होगी, वो पहले डाउनलोड होगी आपके उस सिस्टम में, तभी वो प्रॉपरली चलेगा। अगर मेरे को यहाँ पे बस छोटी इमेज को दिखाना है, तो भाई मेरे को 4 MB का क्यों डेटा वेस्ट करवाऊं अपने क्लाइंट का, यूजर का? नुकसान है। हो सकता है उसका एक ही MB बचा होगा और डाउनलोड करने में 4 MB तो ये ले लेगा, सिंपल सी बात है, तो डाउनलोड तो हो ही नहीं पाएगी। तो ये भी एक इशू। तो जब कभी भी आप फैव आइकन में काम करें तो मैं एक रेकमेंड करता हूं कि आप छोटी से छोटी इमेज को ऐड करें। मैं कभी भी रेकमेंड ये नहीं करता बड़ी से बड़ी इमेज को ऐड करो। वैसे मैं हमेशा बोलूंगा कंप्रेस करके यूआई में इमेज को दिखाओ, ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ये तो होता ही है ना? लेकिन वैसे रिकमेंड कर रहा हूं कि इसमें तो पक्का मत करो। अब क्या किया जाए? तो अगर आपको डिजाइनिंग आती है, फोटोशॉप आता है, तो आप यहाँ पे उसके लिए बना सकते हो। बट यार मेरे को फोटोशॉप छोड़ना आता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लिखूंगा फैव आइकन जनरेटर नाम से वेबसाइट है,
आप किसी भी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपको इमेज का फैव आइकन जनरेट करके दे देगा, इमेज ही जनरेट करके छोटी छोटी साइज में करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पे चूज किया फाइल, कोई भी चूज कर लेते हैं फाइल को, कोई भी इमेज को, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट फैव आइकन। जब आप क्रिएट फैव आइकन कर लोगे तो आपको इतने सारे फाइल जो आपको लिंक मिल रहे हैं ना, इतने सारे फाइल रिप्रेजेंट होंगे आपको, इतने सारे फाइल मिलेंगे आपको। तो अब आप इसको यहाँ पे लिखो डाउनलोड करना है। तो ये आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करेगा। सिंगल फाइल ही होती है जिप फाइल, मल्टीपल फाइल तो होती नहीं है। फिर जहां पे डाउनलोड हुआ है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं आपका फैव आइकन। और इसको मैंने यहां से कट किया और डाउन इसमें गया जहां पे आपका फोल्डर है, मैं वहां जाके इसको ऐड कर देता हूं। उसके बाद अब यहां जाओ और यहां पे जाके देखो इतनी सारी फाइल आई है। ठीक है, एप्पल के लिए अलग, एंड्रॉयड के लिए अलग। ठीक है, मैं जो यूज करता हूँ वो ये यूज करता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, छोटा तो आइकन चाहिए। तो यहां गए और यहां जाके लिखिए इसकी जगह पे डॉट डॉट स्लैश फैव आइकन, और लिख दो फैव आइकन डॉट आईसी। सबसे लाइट वेट फाइल होती है आईसीओ फाइल। सेव किया, और अब यहाँ पे देखोगे सेम आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले आता वैसे ही आ रहा है, क्योंकि जितना चाहिए उतना उसे मिल रहा है। तो ये आपके पास है फैव आइकन। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसको मैं नीचे लगा के देखता हूँ। गायब, ऐड हो रखा है, लेकिन मैंने हेड के अंदर नहीं बॉडी के अंदर यूज कर रहा हूं, तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसको, अब इस रिलेटिव को हटा देता हूँ। अभी वर्क नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं जानता ही क्या है, कौन सी फाइल है। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि भाई जो इसका टाइप है वो शॉर्टकट, जो आइकन है वो छोटा आइकन, ये रिकमेंड किया जाता है, और कुछ नहीं। लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।